Hello everyone, welcome back to our class 12 biology series on microbes in human welfare. In today's session, we will explore the fascinating process of cheese production, where microbes play a crucial role in transforming milk into one of the most like dairy product, that is cheese. Next dairy product जो हम डिस्कस करेंगे वो है cheese. So students, there are different type of cheese depending upon their texture, flavor and aroma. If you can see here in this picture, I have shown you different type of cheese, and if you can see, each one has its own texture and their own aroma and a peculiar taste. So नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें चीज की, वो हम चीज को कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर वाटर कंटेंट, कि किस चीज में कितना वाटर कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी हम चीज को कैटेगराइज करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज सॉफ्ट चीज कंटेनिंग 50 to 80% ऑफ वाटर. जो फर्स्ट वन है वो है सॉफ्ट चीज जिसके अंदर की 50 to 80% वाटर कंटेंट होता है. The other one is semi-solid cheese in which water content is 40 to 50%, and the last one is solid cheese in which water content is less than 40%. तो थ्री टाइप की चीजें डिपेंडिंग इनके अंदर कितना वाटर कंटेंट है. फर्स्ट है सॉफ्ट, सेकंड है सेमी सॉलिड एंड थर्ड है सॉलिड. तो जो सॉफ्ट चीज है उसमें जो वाटर कंटेंट है वो 50 to 80% होता है, सेमी सॉलिड में 40 to 50% होता है और सॉलिड में लेस देन 40% वाटर कंटेंट होता है. अब ये मैंने आपको क्यों यहाँ बताया है स्टूडेंट्स, जिस चीज में जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा लाइफ जो है उतना ही कम होगा. मींस जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना ही जल्दी वो चीज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी. क्योंकि आपको पता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक फूड की जरूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके. तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यानी जहाँ वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, वहां ज्यादा माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी और उतनी जल्दी वो चीज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी. सो as you can see in the flow chart which is given here, there are steps involved in preparation of cheese. So the first step which is here is milk preparation. Means, let me tell you, just a sec. First one is milk preparation. Means the first step in cheese production is collecting the fresh milk. जितना हमें चीज बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, मिल्क की क्वांटिटी ले लेंगे. देन हम क्या करेंगे, देन हम मिल्क को फिल्टर कर लेंगे टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड देन दिस फिल्टर मिल्क इज पास्चराइज्ड टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया. तो मिल्क प्रिपरेशन में क्या स्टेप है, हमने मिल्क लिया अकॉर्डिंगली कि हमें कितनी चीज की क्वांटिटी चाहिए. देन उस मिल्क को हमने फिल्टर कर लिया, देन उसको हमने बॉईल करना है ताकि कुछ भी अगर मिल्क के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो किल हो जाए. सो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप. सो अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे. अब हमने जो मिल्क बॉईल कर लिया था उसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक यानी 40 डिग्री तक ठंडा कर लेंगे, कूल कर लेंगे. देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है एसिडिफिकेशन. मीन्स next a starter culture or inoculum containing beneficial microbes is added to milk depending upon which type of cheese we want to produce. Microbes that we add in starter culture will give specific flavor and texture to the cheese. अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि there are different type of cheese और हर एक चीज का अपना एक फ्लेवर है और अपना ही एक टेक्सचर है. तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ चीज के प्रोडक्शन के लिए हमें डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स का यूज करते हैं. तो जो हम स्टार्टर कल्चर डालेंगे वो उसी माइक्रोब का डालेंगे जैसा कि हमें जिस तरह का हमें चीज चाहिए. जैसे कि लाइक इन केस ऑफ स्विस चीज वी विल ऐड अ बैक्टीरिया नोन एज प्रोपियोनी बैक्टीरियम. अगर हमें स्विस चीज बनाना है तो हमें स्टार्टर कल्चर में कौन सा माइक्रोब इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, स्टार्टर कल्चर के थ्रू कौन सा माइक्रोब इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, हमें
एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, अब ये जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी है ये करता क्या है, इसके थ्रू हम किस चीज का प्रोडक्शन, किस तरह की चीज का प्रोडक्शन करते हैं। जो चीज हम इस बैक्टीरिया यानी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी का यूज करके प्रोड्यूस करते हैं वो है स्विस चीज। आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, जेरी जो चीज खाता है वो क्या है, स्विस चीज ही है। ठीक है, आपने वहां देखा होगा जो स्विस चीज है उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े होल्स होते हैं। और वो प्रोड्यूस कैसे होता है, अगर मैं आपको यहाँ पिक्चर में दिखाऊं जो कि मैंने इंक्लूड की हुई है, उसमें मैं आपको स्विस चीज दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो है ये है स्विस चीज, दिस वन इज स्विस चीज। ओके, अब ये जो बड़े बड़े होल्स हैं चीज में ये कैसे आएंगे, तो जो हमने प्रोपियोनी बैक्टीरियम ऐड किया था ना वो चीज को धीरे धीरे फर्मेंट करेगा और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और जब लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है तो जब वो चीज से बाहर निकलती है तो चीज में क्या जनरेट कर देती है, बड़े बड़े होल्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ चीज। सो मोस्ट कॉमन चीज जो हम यूज करते हैं वो है चेडार चीज, जिसके लिए हम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का यूज करते हैं। सेकंड वन है रॉकफोर्ट चीज, जिसके लिए हम एक फंगस, जिसके प्रोडक्शन के लिए हम एक फंगस का यूज करते हैं। अगर मैं रॉकफोर्ट चीज की पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो जिसमें ब्लू पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये है रॉकफोर्ट चीज। ठीक है, तो रॉकफोर्ट चीज के लिए हम एक फंगस का यूज करते हैं और उस फंगस का नाम है पेंसिलियम रॉकफोर्टी, जिसकी वजह से, इस फंगस की वजह से ही वो जो आपको ग्रीन ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं या ब्लू ब्लू पैचेस दिखाई दे रहे हैं वो इस फंगस की वजह से ही होते हैं। एंड द थर्ड वन इज कैमेम्बर्ट चीज, जो जिसका के प्रोडक्शन हम एक फंगस का यूज करके ही करते हैं और उसका नाम है पेंसिलियम कैमेम्बर्टी। ओके, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है स्विस चीज एंड रॉकफोर्ट चीज। ठीक है, तो स्विस चीज का जो माइक्रोब है वो क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, और रॉकफोर्ट चीज का जो माइक्रोब है वो एक फंगस है जिसका नाम है पेंसिलियम रॉकफोर्टी। ये आपको दोनों जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। Generally, the microbes that we add through starter culture are often strain of lactobacillus और streptococcus। जनरली जब हम चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो जो हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं वो माइक्रोब्स किसके स्ट्रेन होते हैं, वो या तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के स्ट्रेन हो सकते हैं या स्ट्रेप्टोकोकस के स्ट्रेन हो सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया करेंगे क्या, या सॉरी ये माइक्रोब्स करेंगे क्या, जिनको कि हमने इनोक्यूलम या स्टार्टर के थ्रू ल्यूकवार्म मिल्क में ऐड किया। ये माइक्रोब क्या करेंगे, दीज माइक्रोब विल डू फर्मेंटेशन। अब इस सॉरी इस फर्मेंटेशन के थ्रू होगा क्या, जो लैक्टोज शुगर होती है मिल्क में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैक्टिक एसिड में। और ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, मिल्क प्रोटीन केसीन को कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम पैराकैसिनेट में। ठीक है, और हम यहाँ पर जब हम चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो हम एक एंजाइम भी ऐड करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं रेनिन। सो वी विल आल्सो ऐड एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन इन फॉर्म ऑफ रेनिट टैबलेट अलोंग विद द स्टार्टर कल्चर। जो हमने स्टार्टर कल्चर डाला है उसके साथ साथ हम रेनिन एंजाइम भी डालेंगे, किस फॉर्म में, रेनिट टैबलेट की फॉर्म में। अब ये रेनिन एंजाइम करता क्या है, ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, this enzyme further solidify this curd giving it more firm texture। अब ये क्या करेगा, जो रेनिन एंजाइम हमने डाला है स्टार्टर कल्चर के साथ, वो रेनिन एंजाइम क्या करेगा, इस चीज को एक फर्म टेक्सचर देने का काम करेगा। अब इसके बाद होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ देखें तो वो है कोएगुलेशन। इफ यू कैन सी हियर थर्ड स्टेप which is coagulation।
So microbes in starter culture and rennin will convert milk protein casein into calcium paracasinate which is actually curd। जो हमने माइक्रोब ऐड किया था स्टार्टर कल्चर में और जो रेनिन एंजाइम ऐड किया है वो क्या करेंगे, वो मिल्क प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देंगे जिसको कि हम एक्चुअली क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। देन क्या करेंगे, देन दिस कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड पार्ट विद द हेल्प ऑफ मसलिन क्लॉथ। एक क्लॉथ लेंगे जिसको मसलिन क्लॉथ कहते हैं, उसकी हेल्प से हम, अब जब कर्ड ये प्रिपेयर हो जाएगी ना तो आपको दो चीज दिखाई देंगी मिक्सचर में। एक तो होगा ऊपर जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा, ऊपर में हम कह सकते हैं दो तरह की चीजें सेपरेट होगी। एक तो सॉलिड मास सेपरेट होगा जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे कर्ड, और जो लिक्विड पार्ट सेपरेट होगा उसको हम बोलते हैं वे। अब मसलिन क्लॉथ से हम क्या करेंगे, मसलिन क्लॉथ लेंगे हम और उसके थ्रू हम जो कर्ड है उसको सेपरेट कर लेंगे ताकि, और सेपरेट किससे करेंगे, वो लिक्विड पार्ट से जिसको कि हम वे बोलते हैं। नाउ इस सेपरेट वे जो हमने अभी वे सेपरेट किया है इसको हम डिस्पोज नहीं करेंगे, यानी हम इसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि आने वाले आगे प्रोसेस में हम इस वे का यूज करेंगे। सो वी विल कीप दिस वे एंड वी विल फर्दर यूज दिस वे। ये होगा थर्ड स्टेप आपका कोएगुलेशन। कोएगुलेशन हुआ कैसे है, कोएगुलेशन के लिए जो हमने लूक वार्म मिल्क था उसमें हमने माइक्रोब ऐड किया है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टर कल्चर। जिस टाइप का हमें चीज बनाना है वही माइक्रोब्स हम ऐड करेंगे मिल्क में, और एक रेनिन एंजाइम को इंट्रोड्यूस कराया है और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन और प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियम पैराकैसिनेट जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कर्ड। ठीक है, इतना हो गया। फिर हमने कर्ड को सेपरेट कर लिया लिक्विड पार्ट से। जो कर्ड है उससे अब हम फर्दर क्या बनाएंगे, जो कर्ड है वो उसको कन्वर्ट कर लेंगे चीज में, और जो लिक्विड पार्ट रह गया है उसको हम बोलते हैं वे, जिसको कि हम डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, अभी साइड में रख देंगे। अब फिर ये जो कर्ड की फॉर्म में हमारे पास आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, चीज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चीज बोलते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप आपका कर्ड कटिंग। Once the curd has formed, it is cut into smaller pieces to release the whey. अब कुछ वे ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो जो हमारा कर्ड है, ठीक है, उसमें से वे पूरी तरह से निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, जो कर्ड है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इससे होगा क्या, अगर वे उसके अंदर होगा, ठीक है, वे कहीं होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, कर्ड से अलग हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कुकिंग एंड ड्रेनिंग। नेक्स्ट स्टेप है कुकिंग एंड ड्रेनिंग। कुकिंग एंड ड्रेनिंग में हम क्या करेंगे, या हम बोल सकते हैं हीटिंग एंड स्टरिंग ऑफ चीज। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने कर्ड के स्मॉल स्मॉल पीसेस किए हैं, दीज कर्ड आर देन जेंटली स्टर्ड एंड हीटेड टू फर्दर एक्सपेल द वे। ये जो कर्ड के छोटे छोटे हमने पीसेस किए हैं ना, इनको हम धीरे धीरे स्टर करते हुए हीट करेंगे ताकि कुछ थोड़ा बहुत वे अगर कर्ड के अंदर हो तो वो भी उससे अलग हो जाए। फिर वो जो वे अलग हो जाएगा, आफ्टरवर्ड दैट वे इज ड्रेन ऑफ। फिर उस वे को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। फिर उससे क्या होगा, सेपरेशन के बाद जो पीछे बच जाएगा वो हमारे पास बच जाएगा सॉलिड कर्ड, जिनको कि हम शेप दे देते हैं फिर चीज का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, सिक्स स्टेप है, दैट इज सिक्स स्टेप में हमने क्या करना है, मोल्डिंग करनी है। ठीक है, मोल्डिंग में हम क्या करेंगे, द कर्ड आर प्लेस्ड इनटू द मोल्ड। हम जो ये कर्ड है उनको मोल्ड में डाल देंगे, जिस भी टाइप का हम जिस भी शेप का हमें चीज चाहिए उस शेप के वेसल्स होते हैं जिनको मोल्ड्स बोलते हैं, उनमें हम इन कर्ड के पीसेस को डाल देंगे। फिर ये जो मोल्ड्स हैं दे आर देन प्रेस टू रिमूव एनी रिमेनिंग वे एंड गिव द चीज इट्स फर्म टेक्सचर। फिर इन मोल्ड्स को हम प्रेस करेंगे तो जो भी अगर वे होगा वो अलग हो जाएगा और जो चीज होगा वो फर्म हो जाएगा अपने टेक्सचर में।
अब जो हम प्रेशर डालेंगे वो कितना प्रेशर होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड ड्यूरेशन विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ चीज बीइंग प्रोड्यूस। यानी अगर हमें सॉफ्ट चीज चाहिए तो हम थोड़ा कम प्रेशर डालेंगे कम ड्यूरेशन के लिए। अगर हमें सेमी सॉलिड चीज चाहिए तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालेंगे, थोड़ा ड्यूरेशन भी बढ़ा देंगे। और सॉलिड चीज चाहिए तो हम अच्छा खासा प्रेशर डालेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इससे क्या होगा, वाटर कंटेंट अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो जाएगा उस चीज में से। द नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सॉल्टिंग। सेवंथ स्टेप जो है वो है सॉल्टिंग, जिसको कि हम ब्राइनिंग भी बोलते हैं। अब जो सॉल्टिंग है ना, उसमें हम क्या करेंगे, वी विल डू सॉल्टिंग विच एनहेंसेस द फ्लेवर एंड एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। अब जब हम सॉल्टिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, चीज का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और वो जो सॉल्ट है चीज को प्रिजर्व करने का भी काम करेगा। तो हम सॉल्टिंग करेंगे कैसे, सॉल्टिंग में हमने क्या करना है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो वे हमने सेपरेट किया था कर्ड से, उस वे को हम लेंगे, उसमें सॉल्ट डाल देंगे और उस वे को गर्म कर लेंगे। देन इस वे में हम क्या करेंगे, जो चीज है उसको डाल देंगे और उसको उस वे में जिसमें सॉल्ट है उसमें डाल के क्या करेंगे, हीट करेंगे। इस जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ब्राइनिंग ऑफ चीज भी कहते हैं। तो सॉल्ट से क्या होता है, सॉल्ट ऐड करने से चीज की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और उसका टेस्ट भी जो है एनहेंस हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम सॉल्टिंग या ब्राइनिंग भी बोलते हैं। अब जो लास्ट स्टेप है चीज प्रोडक्शन में वो है राइपनिंग या मैच्योरेशन। राइपनिंग में हम क्या करते हैं, राइपनिंग को हम एजिंग ऑफ चीज भी बोलते हैं। देन हम क्या करेंगे, जो चीज हमने प्रिपेयर किया है ना उसको हम कंट्रोल्ड कंडीशन में यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पे रखेंगे ताकि ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सके फॉर राइपनिंग। अब जो है राइपनिंग पीरियड है ना वो डिफरेंट होता है, यानी कुछ चीज को कुछ हफ्तों के लिए रखा जाता है प्रिजर्व करके और कुछ चीज को प्रिजर्व करके सालों तक रखा जाता है। अब होगा क्या, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ चीज स्पेसिफिक माइक्रोब्स एक्ट ऑन द चीज गिविंग द चीज स्पेसिफिक फ्लेवर एंड टेक्सचर। तो जो माइक्रोब ऐड किया था ना हमने स्टार्टर कल्चर में, तो जब हम चीज की राइपनिंग या एजिंग करेंगे तो वो जो माइक्रोब्स है वो चीज का फर्मेंटेशन करेंगे और चीज को पर्टिकुलर फ्लेवर और टेक्सचर देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट 8 स्टेप हैं जो चीज के प्रोडक्शन में यूज होते हैं यानी फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप था वो यहाँ पे था कि हमने क्या करना है, सबसे पहले मिल्क लेना है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, मिल्क लेना है, उसको फिल्टर करके बॉईल कर लेना है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट कि हमें कितना चीज चाहिए। देन हम उस चीज को, उस मिल्क को ठंडा करेंगे, 40 डिग्री तक लाएंगे ठंडा करके। फिर इस लूकवार्म मिल्क में हमने क्या डालना है, स्टार्टर कल्चर या इनोक्यूलम डालना है उस माइक्रोब का कि हमें किस टाइप का चीज प्रोड्यूस करना है, उसी टाइप का हमने क्या डालना है, उसी के लिए हमने माइक्रोब्स डालना है। जैसे अगर हमने स्विस चीज बनाना है तो हमने एक बैक्टीरिया डालना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। अगर हमें रॉकफोर्ट चीज डालना है तो पेंसिलियम रॉकफोर्टी फंगस डालना है। ठीक है, देन फिर ये क्या करेगा, जो भी हमने माइक्रोब ऐड किया है वो क्या करेगा, एसिडिफिकेशन करेगा चीज की, यानी सॉरी मिल्क की, यानी मिल्क में जो प्रोटीन है कैसीन, सबसे पहले तो क्या करेगा माइक्रोब लैक्टोज शुगर को, मिल्क की लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करेगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड केसीन प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा कैल्शियम पैराकेसिनेट में। केसीन क्या है, एक प्रोटीन है जो मिल्क में मिलता है। ठीक है, और इस जो कैल्शियम पैराकेसिनेट है इसको ही हम कर्ड कहते हैं। देन जब ये कोएगुलेशन हो जाएगा तो हमारे पास 2 पार्ट होंगे उस मिल्क के। एक पार्ट तो होगा जो कि सॉलिड मास की फॉर्म में होगा जिसको कि हम कर्ड कहते हैं। सेकंड पार्ट जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा जिसको हम वे कहेंगे। अब क्या करेंगे, हम कर्ड को हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को जिसमें कि एक लिक्विड पार्ट है एक सॉलिड पार्ट है, मसलिन क्लॉथ के थ्रू छान लेंगे।
तो ऊपर ऊपर मसलिन क्लॉथ में क्या रह जाएगा, कर्ड रह जाएगा और नीचे वे अलग हो जाएगा। अब इस मसलिन क्लॉथ को हम हैंग कर देंगे और जब हम उस कर्ड को मसलिन क्लॉथ में हैंग करके रखेंगे तो फर्दर वे क्या हो जाएगा, उससे सेपरेट हो जाएगा। अब जो ये वे सेपरेट हुआ है इसको हम फेंकेंगे नहीं, साइड में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने फिर उस कर्ड की कटिंग करनी है, यानी उसको स्मॉल पीसेस में कट कर देंगे ताकि बाकी बचा हुआ वे भी उसके अंदर से अलग हो जाए। फिर हमने इन जो कट किए हैं पीसेस, इनको हमने धीरे धीरे स्टर करते हुए हीट करना है। तो जो कर्ड के पीसेस के अंदर लिक्विड होगा वो भी कर्ड से सेपरेट हो जाएगा और हमें मोर फर्म कर्ड मिल जाएगी। देन फिर हम इस ये जो कर्ड है उसको मोल्ड में रख देंगे ताकि हम उस कर्ड को एक पर्टिकुलर शेप दे सके। फिर हम क्या करेंगे, ये जो कर्ड है ये कर्ड नहीं है एक्चुअली, हमारे पास चीज कर्ड की फॉर्म में चीज आ गया है। फिर हम उस चीज की करेंगे सॉल्टिंग। दो तरीके हैं, ड्राई सॉल्टिंग भी होती है जिसमें कि हम चीज के ऊपर जस्ट एक लेयर लगा देते हैं सॉल्ट की। सेकंड है ब्राइनिंग, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने वे सेपरेट किया था उसमें हम सॉल्ट डालेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसमें चीज को डाल के वार्म करेंगे कुछ समय तक हाई टेम्परेचर पे। तो ये सॉल्ट क्या करेगा, एक फ्लेवर भी लाएगा चीज में और प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप है, वो है राइपनिंग या एजिंग। उसमें हम क्या करेंगे, हम ये जो चीज हमारे पास प्रिपेयर हुआ है इसको कंट्रोल कंडीशन में प्रिजर्व करके रखेंगे और ड्यूरिंग राइपनिंग पीरियड जो माइक्रोब्स हैं वो चीज को और फर्मेंट करेंगे और चीज के टेक्सचर को भी बढ़ा देंगे और उसके फ्लेवर को भी बढ़ा देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है चीज प्रोडक्शन का। So student, whenever next time you enjoy a slice of cheese, please remember that microbes play a crucial role in its production. So that's all for today's session on cheese production. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe this channel for more such informative videos. Drop your questions in the comment below and I will see you in the next video. Take care. Bye bye.